नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एरिना। इस चैनल का नाम चेंज हो चुका है और उसका रीज़न है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चैनल जो है एक ही डायरेक्शन में फोकस रहे। जितनी भी वीडियोस में अपलोड हो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो और उसके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि डीसी मशीन से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, उसी तरीके से आगे फ्यूचर में पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस भी इसमें अपलोड होंगी। और प्रीवियसली मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है और इस आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं डीसी मशीन पे, और हम कैसे इस आर्मेचर रिएक्शन को लिमिट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन में आप लोगों को पता है कि आर्मेचर और रोटर वाइंडिंग्स होती हैं एंड सेकंड इज़ स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आर्मेचर एमएमएफ की वजह से, आर्मेचर एमएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? कोई भी एमएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली आर्मेचर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये बेसिकली जो रोटेटरी पार्ट है ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटर के कंडक्टर्स हैं और ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं। तो एमएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, एमएमएफ बेसिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास करंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। करंट की रिक्वायरमेंट है और कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इज एमएमएफ। तो सिमिलरली आर्मेचर में, आर्मेचर एमएमएफ जब प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर का फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से इसमें दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो इफेक्ट्स क्या करते हैं? जो मेन फील्ड है, मेन फील्ड कौन सा है? ये वाला जो स्टेटर से प्रोड्यूस होता है वो मेन फील्ड है। ठीक है, तो जो आर्मेचर से फील्ड बनेगा वो इस फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। अब ये फील्ड बन रहा है ना, अभी इसी के साथ साथ एक आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से फील्ड क्रिएट होगा जो इस मेन फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि जो मेन रिजल्टेंट फील्ड है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, वो रिड्यूस कर जाएगा, वो डिस्टॉर्ट होगा और मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो फ्लक्स है ये चेंज हो जाएगा अपने पाथ से, जो इसका पाथ है ये उससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जो नेट फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट्स आएंगे। रिडक्शन इन मेन फ्लक्स पर पोल, मेन फ्लक्स में रिडक्शन की वजह से जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्स की वजह पे डिपेंड करती है, चेंज ऑफ फ्लक्स। और टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क किस पर? जो आर्मेचर पे टॉर्क लग रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा और जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी। जबकि मेन फील्ड फ्लक्स के रिडक्शन की वजह से जो कम्यूटेशन होता है डीसी मशीन पे वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हम क्या देखते हैं कि जैसे आप लोगों के सामने मैंने ये तीन फिगर्स बना रखे हैं जो कि डीसी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके मेन फील्ड है, मेन पोल्स हैं स्टेटर, और ये आर्मेचर या रोटर है और ये इसके रोटर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, अगर क्रॉस है तो इनवर्ड है और डॉट है तो आउटवर्ड है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड की वजह से हो रहा है, केवल फील्ड करंट इसमें फ्लो कर रही है और उसकी वजह से ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स को, ये आर्मेचर फ्लक्स है। ठीक है, आर्मेचर में पोल्स डेवलप हो रहे हैं साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ आर्मेचर में फ्लक्स कैसे फ्लो करता है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और बाहर कैसे जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। जबकि फील्ड में फ्लक्स बाहर को फ्लो करता है, फील्ड से एक पोल से दूसरे पोल पे बाहर को फ्लो करता है, तो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है। आर्मेचर में, आर्मेचर रोटेटरी पार्ट है तो उसके अंदर फ्लक्स फ्लो करेगा। ठीक है ना, कंडक्टर जो वाइंडिंग्स है तो वो अंदर फ्लो फ्लक्स कर रहा है, तो वो साउथ टू नॉर्थ करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने इनके फेजर डायग्राम्स बनाए हुए हैं, फेजर डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो जब केवल फील्ड फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो उसका फेजर डायग्राम ये है। जब आर्मेचर फ्लक्स है तो ये है, ये रिजल्टेंट का है जिसमें कि लोड लगाया हुआ है और आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट एक इस तरीके का रिजल्टेंट फिगर बनेगा और उसका फेजर डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है जिसमें कि ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। ठीक है,
ये फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आर्मेचर फ्लक्स की है, और ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। तो हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट फिगर से किस तरीके से फर्स्ट फिगर से लास्ट फिगर तक आर्मेचर रिएक्शन इस फील्ड फ्लक्स को चेंज कर रही है। लास्ट फिगर में अगर आप देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो कैसे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इस फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें हम देख रहे हैं कि डीसी मशीन अनलोडेड है, फर्स्ट फिगर में भी और सेकंड फिगर में भी। ठीक है, तो जो क्वाड्रेचर एक्सिस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारी डायरेक्ट एक्सिस है। ठीक है, तो जीएनए क्या है? जीएनए इज ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो कि हमेशा ब्रश जीएनए की ही डायरेक्शन में होते हैं। ये ब्रशेज हैं जो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, फिक्स है किसी भी मोटर मशीन की, डीसी मशीन की। और जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हैं वो अंडर नो लोड कंडीशन जीएनए की तरफ रहते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है? ये रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर क्रिएट होते हैं। मैग्नेटिक पोजीशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट हो रही है, ये फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट होती है, रिजल्टेंट फ्लक्स की। ठीक है, सेकंड में हम देख रहे हैं कि जो हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उन पे क्रॉस और डॉट ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, यानी कि एक पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर आ रहे हैं उन सब में एक साइन है और दूसरे के अंदर दूसरा साइन है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहे हैं और एक फ्लक्स पास कर रहा है इन कंडक्टर्स के थ्रू, जिसकी पोजीशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप इसके ग्राफ में देखेंगे, इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स है, क्योंकि फील्ड में कोई करंट नहीं है तो फील्ड फ्लक्स अभी नहीं है यहाँ पे, केवल आर्मेचर फ्लक्स है आर्मेचर करंट की वजह से। ठीक है, एमएमएफ क्या क्रिएट होगा आर्मेचर की वजह से? आई ए इंटू एन ए, और फील्ड में क्या क्रिएट होगा? आई एफ इंटू एन एफ। ठीक है, ठीक है, अब हम इन दोनों फिगर को अगर एग्जामिन करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स का पाथ जो है वो फील्ड फ्लक्स के पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो फील्ड फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एट 90 डिग्री। तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड इज एंटायरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इस आर्मेचर का फील्ड पे जो इफेक्ट होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, जस्ट परपेंडिकुलर है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस फ्लक्स। ठीक है, अब थर्ड केस है व्हेन करंट फ्लोज इन बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग, देन द रिजल्टेंट फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा? बाय सुपर इम्पोजिंग। जब हम इन दोनों को, ये जो इस डायरेक्शन में है और फील्ड जो इस डायरेक्शन में, जब हम इन दोनों फ्लक्स को सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट किस तरीके से होगा? उसकी कुछ ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। मेन फील्ड ऐसे था, ठीक है, आर्मेचर ऐसे है, तो जब ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे कि नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन बेसिकली हमने उनका रिजल्टेंट निकालना है। आर्मेचर फ्लक्स सपोर्ट द मेन फील्ड फ्लक्स एट अपर एंड ऑफ द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आप अगर फिगर में देखोगे तो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फिगर में क्या दिख रहा है कि ये देखो, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे है, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये है ना आर्मेचर फ्लक्स इसी डायरेक्शन में है और फील्ड फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में है, ये देखो। ठीक है, तो अपर कंडक्टर ऑफ नॉर्थ पोल, अपर कंडक्टर्स ऑफ नॉर्थ पोल पे आर्मेचर फ्लक्स जो है वो फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, और लोअर एंड ऑफ साउथ पोल, ये साउथ पोल है, इसके लोअर एंड पे आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं है, इफ मैग्नेटिक सैचुरेशन इज नॉट देयर, तो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स आर इक्वल एंड रिजल्टेंट फ्लक्स पर पोल रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम इट्स नो लोड वैल्यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, और साउथ पोल के
डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इन दोनों के सपोर्ट की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेंथनिंग है और वीकनिंग है वो दोनों इक्वल है अगर मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं है, यानी कि जितना वीक हो रहा है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रहा है, जितना वीक हो रहा है उतना ही स्ट्रेंथ हो रहा है। ठीक है, बट मैग्नेटिक सेचुरेशन डज अकर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज लेस एज कम्पेयर टू वीकनिंग इफेक्ट। लेकिन मैग्नेटिक सेचुरेशन को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकल केसेस में। तो मैग्नेटिक सेचुरेशन तो होता ही है। मैग्नेटिक सेचुरेशन मतलब कि कितनी करंट के प्रोपोर्शनल कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे करंट आप कितना भी इंक्रीज कर लो, फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक सेचुरेशन होगा, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, फ्लक्स का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, वो एक टाइम पीरियड के बाद रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू वीकनिंग इफेक्ट। क्योंकि अब फ्लक्स फिक्स हो गया ना, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब फ्लक्स को आप प्रोपोर्शनली बढ़ा नहीं सकते हो करंट के साथ, तो वो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो है वो वीक हो जाएगा एज कम्पेयर टू वीकनिंग इफेक्ट, और रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो अब डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, नो लोड वैल्यू से, नो लोड वैल्यू पे मैक्सिमम था, अब वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। बट ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है ये मैग्नेटिक सेचुरेशन के केस में ही आएगा। अगर मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं है तो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट हम यहाँ फेजर डायग्राम में देख सकते हैं। ये फील्ड फ्लक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आर्मेचर फ्लक्स है ड्यू टू आर्मेचर करंट, और ये उनका रिजल्टेंट है। अब आप यहाँ इस ग्राफ में इस फेजर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो एम है, इस केस में ये एम जी के साथ था वर्टिकली, लेकिन यहाँ पे ये थीटा से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एम जो है वो रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट होता है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड हमारा चेंज हुआ, एम हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया। और एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि जनरेटर की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन, एम का जो शिफ्ट है वो सेम डायरेक्शन में है, और मोटर की डायरेक्शन और एम का शिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, जनरेटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो जनरेटर की डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मोटर के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स इज सीम टू बी मोर देन द मेन फील्ड फ्लक्स। यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू भी मेन फील्ड से ज़्यादा है। हाउएवर नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन इन वन ऑफ द पोल टिप्स ऑफ द ईच पोल। किसी भी पोल टिप पे अगर मैग्नेटिक सैचुरेशन क्रिएट हो गया, ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो वो जो रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली इस आर्मेचर रिएक्शन को स्टडी करके क्या कंक्लूजन मिलता है, नेट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज, मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का, कहीं पे वो ज़्यादा होगा, कहीं पे कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज एम एन ए को अगर हमें शिफ्ट करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर, जनरेटर के केस में जनरेटर की डायरेक्शन में ही वो शिफ्ट होगा, और मोटर के केस में अगेंस्ट हो जाएगा। और आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, मेन फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम नो लोड वैल्यू, किसकी वजह से, मैग्नेटिक सैचुरेशन की वजह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक सैचुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्मेचर रिएक्शन में। क्लियर है, अब हम फर्दर देखते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि आर्मेचर रिएक्शन का मेन फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल डीसी मशीन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मेन फील्ड डिस्टॉर्ट होता है और नेट या रिजल्टेंट फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक फील्ड डिस्टॉर्ट हो रहा है और एक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन की वजह से 3 इफेक्ट्स होते हैं मेजरली, और रिडक्शन की वजह से एक इफेक्ट होता है। तो डिस्टॉर्शन की वजह से आयरन लॉस पे फ़र्क पड़ता है, कम्यूटेशन पे फ़र्क पड़ता है, और स्पार्किंग क्रिएट होती है मशीन में। और रिडक्शन की वजह से फील्ड वाइंडिंग की कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 3 इफेक्ट्स हैं, राइज इन आयरन लॉस, कम्यूटेशन
और स्पार्किंग, ये तीनों इफेक्ट जो हैं ये डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड की वजह से होते हैं। और ये जो लास्ट वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपका रिडक्शन इन रिजल्टेंट फील्ड की वजह से होता है। अगर रिजल्टेंट फील्ड में रिडक्शन होता है तो आपकी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है फील्ड वाइंडिंग की। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आयरन लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, कम्यूटेशन पुअर हो रहा है और स्पार्किंग हो रही है। तो पहले ये 3 पॉइंट्स कवर करते हैं, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आयरन लॉस। अब लॉसेज जो आयरन लॉसेज हैं, जैसे आपको पता है आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सारे लॉसेज होते हैं मशीन में। तो आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डेंसिटी पे। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे? जो स्लॉट्स में है, यानी कि जो टीथ है मशीन का, वहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है, और उसके पोल शू पे। पोल शू कौन से होते हैं? ये वाले। यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, और टीथ कौन से होते हैं? ये स्लॉट्स। तो स्लॉट्स में और इन पोल शू पे जो फ्लक्स डेंसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं आयरन लॉसेस, क्योंकि यहीं पे लॉस क्रिएट होगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है? मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट होता है। मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट होने की वजह से फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है नो लोड वैल्यू से। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, तो नो लोड पे जो फील्ड फ्लक्स था और जो रिजल्ट, अब जो फील्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाएगी वैल्यू। जब फील्ड फ्लक्स की वैल्यू की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कॉरस्पॉन्डिंग नो लोड वैल्यू से इंक्रीज कर गई है, उस वजह से क्या होगा? जो आयरन लॉसेज हैं स्लॉट्स के, वहाँ पर आयरन लॉसेज ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नो लोड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लक्स डेंसिटी जो स्लॉट्स पे है, टीथ पे है और पोल शू पे है, उस पर डिपेंड करते हैं आयरन लॉसेज। ठीक है, और आर्मेचर के रिएक्शन की वजह से फ्लक्स डेंसिटी डिस्टॉर्ट होने होगी और उससे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नो लोड वैल्यू। इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन स्लॉट्स फोर्सेस द फ्लक्स टू स्ट्रे इनटू द कोर एंड प्लेट्स। जो कोर है उसकी जो प्लेट्स होंगी उस पर फ्लक्स ज़्यादा कंसनट्रेट करेगा ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो कोर की प्लेट्स पे, एंड कवर्स पे, टीथ पे, पोल शू पे, इन जगहों पे ही ज़्यादातर आयरन लॉसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, जितनी भी मेटेलिक पार्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी की वजह से, ज़्यादा फ्लक्स की वजह से एडी करेंट्स और हिस्टेरेसिस लॉसेस क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आयरन लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो वो 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन पे कैसे फ़र्क पड़ता है? नो लोड कंडीशन में फ्लक्स डेंसिटी के अक्रॉस जीरो क्रॉसिंग होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली आर्मेचर फ्लक्स डेवलप नहीं होता है, तो कोई फ्लक्स मेन फ्लक्स को क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसी लोड कंडीशन आती है, जैसी मशीन को हम लोड करते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अकर्स, जीरो क्रॉसिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज शिफ्टेड बाय एन एंगल थीटा। वो थीटा एंगल कौन सा है? MNA वाला, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया था ना, MNA शिफ्ट कर जाता है, ये कंडीशन है। अब यहाँ से ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है फ्लक्स की। ठीक है ना, फ्लक्स डेंसिटी की ज़ीरो क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है, मतलब इस पॉइंट पे आके जो फ्लक्स डेंसिटी है वो मेन फील्ड फ्लक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी उस पॉइंट पे फ्लक्स को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, तो ज़ीरो क्रॉसिंग अब शिफ्ट हो गई है थीटा एंगल से। ठीक है, और ये ज़ीरो क्रॉसिंग किस पे डिपेंड करती है? ये थीटा एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये थीटा एंगल किस वजह से आया है? ये थीटा एंगल आया है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, आर्मेचर करंट पे ये डिपेंड कर रहा है थीटा एंगल। ठीक है, तो गुड कम्यूटेशन के लिए कॉइल्स शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रश, यानी कि ब्रश के अक्रॉस जो भी कॉइल आएगी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ड्यू टू ब्रश की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ब्रश से ही हम सप्लाई बाहर लेते हैं या सप्लाई अंदर दे रहे हैं, तो उस ब्रश की वजह से वो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और उस कॉइल के अक्रॉस जीरो EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड दीज ब्रशेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये ब्रशेज जो हैं GNA के अक्रॉस प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही। अब क्योंकि ज़ीरो क्रॉसिंग जो है वो GNA से शिफ्ट हो गई है, तो जो कॉइल्स कम्यूटेशन के अंडरगो आए, यानी कि जो कॉइल्स इन ब्रशेस के अक्रॉस लगे थे, अब वहाँ पे ज़ीरो EMF इंड्यूस नहीं होगा,
क्योंकि आपका MNA तो शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। ज़ीरो क्रॉसिंग जो पोजीशन थी वो तो शिफ्ट हो गई है GNA से। तो यानी कि जो कॉइल्स, जो कंडक्टर्स ज़ीरो फ्लक्स वाली पोजीशन पे होंगे उन पे ज़ीरो EMF इंड्यूस होगा, जो ब्रशेस पे होंगे उन पे ज़ीरो EMF इंड्यूस नहीं होगा, उनके अक्रॉस EMF ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF इन द कम्यूटेटेड कॉइल्स डिलेज द रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट इन द शॉर्ट सर्किट कॉइल्स। यानी कि कम्यूटेशन क्या होता है बेसिकली, जो शॉर्ट सर्किट कॉइल्स हैं यानी कि जो ब्रशेस के अक्रॉस आ रही हैं उनमें करंट का रिवर्सल हो जाता है, यही कम्यूटेशन है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा MNA शिफ्ट हुआ यानी कि ज़ीरो क्रॉसिंग जो है वो जैसे ही हमारी शिफ्ट हुई, वो एक्सेस शिफ्ट हुआ, तो इन कॉइल्स के अंदर, शॉर्ट सर्किट कॉइल्स के अंदर जो रिवर्सल ऑफ करंट है वो डिले कर जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ज़ीरो क्रॉसिंग एक्सेस। ज़ीरो क्रॉसिंग एक्सेस शिफ्ट होने की वजह से जो कम्यूटेटेड कॉइल्स हैं उनमें जो इंड्यूस्ड EMF है वो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट को डिले कर देगा। यानी कि उन कॉइल्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो स्पार्किंग क्रिएट होगी और कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रशेस के अक्रॉस। क्योंकि अब एक्चुअली जो शॉर्ट हो रहे हैं वो कॉइल्स चेंज हो गए हैं, वो कॉइल्स चले गए हैं थीटा एंगल से आगे, वो एक्सेस चेंज हो गया है, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल्स भी चेंज हो गए हैं। तो यानी कि अब जो ब्रश के अक्रॉस कॉइल्स थे उन पे EMF इंड्यूस होगा और उसकी वजह से स्पार्किंग होगी, ठीक है ना। ब्रशेस के अक्रॉस जो कॉइल्स होते हैं उन पे स्पार्क EMF इंड्यूस नहीं होना चाहिए, और वही कॉइल्स ज़ीरो क्रॉसिंग वहीं से होनी चाहिए ताकि वहाँ पे कम्यूटेशन हो। आगे हम फर्दर देखेंगे कि इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं। एक ब्रश शिफ्ट मेथड होता है जो पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता है, पहले यूज़ होता था। तो मेथड यूज़ करते थे ताकि जो ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है वो ब्रश के अक्रॉस ही हो, ठीक है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कम्यूटेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है। क्योंकि हमारा MNA शिफ्ट हो रहा है, ज़ीरो क्रॉसिंग फ्लक्स एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो जो कॉइल्स कम्यूटेशन में जा रही हैं और जो कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हैं ब्रश के अक्रॉस, दोनों डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से कम्यूटेशन जो है वो डिले कर जाता है, रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो उन शॉर्ट सर्किटेड कॉइल्स में डिले कर जाती हैं, ठीक है ना। एक तरफ हमारा एक्सेस शिफ्ट हो गया है, तो जैसे हम ये देख रहे हैं ना इस फिगर में, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अब क्या है कि कम्यूटेशन पहले यहाँ पे होता था, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक्सेस शिफ्ट हो गई, तो अब जो कॉइल एक्सेस में आ रही है वो कम्यूटेशन जाएगी, मतलब इस एक्सेस के बाद ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना, या इससे पहले, ठीक है। तो जो ब्रशेस के अंडर कॉइल आएंगी उन पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी और उन पे EMF ज़ीरो है, और इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रश नहीं है, ब्रश ही शॉर्ट सर्किट करते हैं ना उस कॉइल को। यहाँ पे EMF क्रिएट होगा और यहाँ पे EMF ज़ीरो है, बट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो एक वोल्टेज क्रिएट हो रही है, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग रिवर्सल, विदाउट अंडरगोइंग कम्यूटेशन, उसकी वजह से स्पार्किंग क्रिएट होती है, ठीक है। तो एक पुअर कम्यूटेशन अफेक्ट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्पार्किंग, ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्पार्किंग। अब हैवी लोड कंडीशन में फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इफ टू कॉइल साइड्स ऑफ अ कॉइल, यानी कि किसी भी कॉइल की दो कॉइल साइड्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के अंडर आ गई, किसी भी कॉइल की दो कॉइल साइड्स, ठीक है ना, हर कॉइल में दो कॉइल साइड्स होती हैं, तो अगर वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के अंदर आ गई तो एक हायर वोल्टेज जनरेट होगी, क्योंकि हायर लोड है और दोनों मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के अंदर है, तो एक हायर वोल्टेज जनरेट होगी इस कॉइल में, ठीक है। इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं रोटेशनल वोल्टेज। इफ दिस वोल्टेज बिटवीन द एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कि दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में अगर ये वोल्टेज जो कि हैवी लोड की वजह से क्रिएट हुई है, ये वोल्टेज अगर दो एडजेसेंट कम्यूटेटर के बीच में 30 to 40 वोल्ट एक्सीड कर जाती है, 30 to 40 वोल्ट्स अगर एक्सीड कर जाती है ये वोल्टेज, तो एक स्पार्किंग क्रिएट होती है कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में, उन दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में
स्पार्किंग क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से हैवी स्पार्किंग क्रिएट होती है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में डिस्टॉर्शन आता है, ठीक है। फर्दर लास्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑन फील्ड वाइंडिंग। ये किसकी वजह से होता है? ये नेट रिडक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स की वजह से। जब फील्ड फ्लक्स रिड्यूस कर जाता है रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स, तो फील्ड वाइंडिंग की कॉस्ट जो है अफेक्ट हो जाती है। कैसे होती है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो फाइनल इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, वो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ रिड्यूसेस द टोटल फ्लक्स पर पोल, ठीक है ना। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ की वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है पर पोल वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम नो लोड वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक सैचुरेशन भी एक इफेक्ट है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रिड्यूस कर जाएगा। जनरेटर के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन दी आर्मेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा विद फ्रॉम नो लोड वैल्यू, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज करता जाएगा वो आर्मेचर जो ईएमएफ है जनरेट होगा, वो आर्मेचर के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन लोड। मोटर के केस में क्या डिक्रीज करेगा? टॉर्क, ठीक है ना। जनरेटर के केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जनरेट होता है, मोटर के केस में टॉर्क जनरेट होती है, तो वो टॉर्क डिक्रीज करेगी जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेगा, ठीक है। लोड इंक्रीज करने से क्या होगा? फ्लक्स पर पोल रिड्यूस करेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स तो रिड्यूस कर ही रहा है, तो टॉर्क भी रिड्यूस करेगा। इन ऑर्डर टू कंपनसेट, अब इस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए फील्ड एमएमएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड एमएमएफ इंक्रीज होना चाहिए। फील्ड एमएमएफ को आप इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे वाइंडिंग के ताकि एमएमएफ ज़्यादा बने, या फिर आप थिक वायर यूज़ करोगे, ठीक है ना, क्योंकि एमएमएफ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे या फिर आप थिक वायर यूज़ करोगे, और दोनों केसेस में आपका जो कंडक्टर मटेरियल है वो इंक्रीज करेगा और कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी वजह से कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग जो है वो इंक्रीज करती है विद आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर एमएमएफ की वजह से कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग इंक्रीज कर जाती है। अब हम क्विकली नज़र दौड़ाते हैं कैसे हम इस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स। पोल टिप्स कौन सी होती हैं? ये वाली, ये आपके पोल टिप्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये पोल टिप्स हैं, ठीक है। हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपने पोल टिप का रिलक्टेंस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज रिड्यूस्ड। तो जो आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स होगा ना, ये वाला फ्लक्स, इसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर जाएगा क्योंकि रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया है। पोल टिप का रिलक्टेंस मतलब पोल और जो टिप है और आर्मेचर जो रोटर है, ठीक है, उसके बीच जो गैप है, ठीक है ना, उस गैप को आप रिलक्टेंस बढ़ने का मतलब उस गैप को आप इंक्रीज करोगे, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। इसकी वजह से द रिलक्टेंस ऑफ पोल टिप्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग इसेंट्रिक पोल शूज, ठीक है। इसेंट्रिक पोल शूज होते हैं, इसेंट्रिक इस तरीके से है, इसेंट्रिक पोल शूज। इनको यूज करके आप रिलक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसेंट्रिक किस तरीके से होते हैं? इस तरीके के, ठीक है। इस तरीके से पोल शू क्रिएट होता है। इस टाइप का पोल शू अगर आप क्रिएट करते हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो रिलक्टेंस इंक्रीज करेगा पोल टिप्स का, ठीक है। देखो, शॉर्ट एयर गैप लेंथ एट दी पोल सेंटर, सेंटर पे एयर गैप लेंथ कम होगी, पोल सेंटर पे, ये जो सेंटर है यहाँ पे एयर गैप लेंथ कम होगी, और जो पोल टिप है वहाँ पे एयर गैप लेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो वो हमें इंक्रीज करना ही है टिप पे, पोल टिप पे एयर गैप लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, सेंटर पे कम रहेगी। सेंटर पे कम रहेगी तो सेंटर पे फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और पोल टिप पे वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली आर्मेचर फ्लक्स उससे रिड्यूस करेगा, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें क्या है कि हमने रिलक्टेंस को इंक्रीज करना है पोल टिप्स पे। अगला है हमें आर्मेचर फ्लक्स को रिड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट है आर्मेचर फ्लक्स को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? मोर रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स।
फर्स्ट केस में भी हमने आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस क्रिएट किया था, सेकंड केस में भी हम आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस क्रिएट करेंगे, बट मेन फील्ड को नुकसान नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस में क्या था, मेन फील्ड भी अफेक्ट होगा, ठीक है ना, जब आप लेंथ को, एयर गैप को कम या ज़्यादा करोगे तो मेन फील्ड पे भी अफेक्ट करेगा, बट सेकंड केस में हम आर्मेचर फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे, मेन फील्ड को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम फील्ड पोल लैमिनेशंस का यूज़ करेंगे। फील्ड पोल लैमिनेशंस, उसमें क्या होता है कि जो फील्ड के पोल्स हैं, फील्ड के अक्रॉस जो पोल्स हैं, उसमें रेक्टेंगुलर पंचेस किए जाते हैं। फील्ड पोल्स कौन से हैं, ये वाले। इन फील्ड पोल में रेक्टेंगुलर आप पंच करोगे, इस पंचिंग से क्या होगा कि ये जो आर्मेचर फ्लक्स है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आर्मेचर फ्लक्स ये क्रिएट हो रहा है, अब मैं यहाँ पे अगर होल क्रिएट कर दूंगा, ऐसे रेक्टेंगुलर होल क्रिएट कर दूंगा, तो ये आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में एक रिलक्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। थर्ड मेथड है कि आप मेन फील्ड फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके लिए आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग करने के तरीके क्या हैं, कि आप मेन फील्ड एमएमएफ और फुल लोड आर्मेचर एमएमएफ का रेशियो इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करोगे तो यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स एमएमएफ आपका इंक्रीज हो रहा है। उसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं कि आप बाइंडिंग्स बढ़ा लो, जिससे कि फिर से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अदर मेथड है, बट हमें कन्वीनियंट मेथड ढूंढना है। फोर्थ पॉइंट है इंटरपोल्स। नाउ इंटरपोल्स क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इंटरपोल्स बेसिकली मेन पोल्स के बीच में जो एरिया है ना, उसको इंटरपोल बोला जाता है। तो वहां पे भी एक छोटे छोटे पोल्स क्रिएट किए जाते हैं इन बिटवीन दी मेन पोल्स, ठीक है। अब इंटरपोल्स क्या करते हैं, जो इंटरपोल्स का मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्वाड्रेचर एक्सिस के लाइन में होता है, और इंटरपोल जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो इंटरपोल से एमएमएफ क्रिएट होगा उनके पोल से, वो आर्मेचर के एमएमएफ को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, और लोड करंट को कंट्रोल करेगा। इंटरपोल के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सिमिलरली लास्ट मेथड है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं इनकी अलग से सेपरेट वीडियो बना के उस पर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली कंपनसेट वाइंडिंग भी क्या करती है, कंपनसेट वाइंडिंग भी आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है अंडर दी पोल शू। ये पोल शू के अंडर इसको लगाया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, और ये भी जैसे इंटरपोज आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, ये भी आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। तो इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपके डाउट्स हैं तो उसे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। प्लीज़ बी सेफ, बी हेल्दी ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन पीरियड। थैंक यू वेरी मच।